Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter moving charges and magnetism. So अभी तक जो हम लोगों ने करंट कैरिंग वायर के कारण लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग जगह पर कैलकुलेट करना सीख लिया है। उसके अलावा हम लोगों ने सोलेनॉइड टॉरॉइड पर भी बात कर ली है और मैंने आपको उसमें क्लियरली बता दिया है कि भैया सोलेन आप मेडिकल एंट्रेंस के लिए जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके अलावा जो स्पेशल कुछ फॉर्मूले बन सकते थे वो भी मैंने आपको साथ में ही दे दी है। मतलब इनफाइनाइट लेंथ वाला सोलेनॉइड तो आपका सीधा सीधा बी बराबर म्यू नॉट एन आई तो हो ही गया था, लेकिन उसके अलावा जो थे यदि फिनिट लेंथ वाला सोलेनॉइड आपको मिलता है तो उस केस में आप किस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखोगे, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 और साइन अल्फा प्लस साइन बीटा कब लगाना है, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 कब लगाना है, या कॉस मैं फॉर्मूले को कैसे एडजस्ट करना है, ये सारी चीजें मैं सिखा चुका हूं। सोलेनॉइड को जब मोड़ लेते हैं तो आपका टॉरॉइड बन जा रहा है, वो भी बातें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब हम लोग अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और चैप्टर देखो धीरे धीरे करते हुए समाप्ति की ओर अग्रसर है। छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। अब इसमें आज के जो लेक्चर है उसके अंदर में जो हम लोग बात करेंगे वो बात होगी बेटा मैग्नेटिक डाइपोल की। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल की जब मैं बात कर रहा हूं, हेडिंग डाल लीजिए मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी रहेगा आगे। सो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव। इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हम लोग यहां पर मैग्नेट को पढ़ेंगे। मैग्नेट हम लोग यहां पर बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। मैग्नेट वाला अगला चैप्टर जब आएगा तो उसमें प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन यहां पर क्या है जो चीजें हैं उनको हम लोग यहां पर कवर कर रहे हैं। मतलब जैसे आपके पास में मान के चलो, यदि आपको याद हो थोड़ा बहुत कि मान के चलो आपके पास में एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, और इसकी रेडियस में मान लेता हूं कि आर है। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है, लेट से आई करंट फ्लो हो रहा है, और इससे एक्स दूरी पर इस रिंग की एक्सिस पर एक्स डिस्टेंस पर यदि मुझे मैग्नेटिक फील्ड लिखने को बोला जाए तो भैया मैं मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से लिखता हूं, इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और ये फॉर्मूला आता है बी बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर द होल पावर 3/2 म्यू नॉट आई ए आर स्क्वेयर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द होल पावर 3/2। ये आपका फॉर्मूला यहां पर आता है यदि मैंने एक सर्कुलर करंट कैरिंग रिंग कंसीडर करी है या लूप कंसीडर किया है जिसकी रेडियस आर है और इसकी एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और इसकी डायरेक्शन की जब मैं बात करता हूं तो मान के चलो ये लूप ऐसे रखा है कि अंदर से ऐसे बाहर की तरफ, तो भैया मेरा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन इस तरह से आ रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, यस और नो? अब यहां पर एक पॉइंट और हम लोग जानते हैं कि मान के चलो ऐसा हो जाए कि ये सिर्फ रिवीजन चल रहा है, वो ये है कि x जो है वो ग्रेटर देन r हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला किस प्रकार से बन जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है म्यू नॉट आई एक्स ग्रेटर देन आर स्क्वायर। इसको मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं ना, इसको ऐसे किया, हाँ ये तो कहीं जाएगा नहीं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये इस प्रकार से यहां पर एक फॉर्मूला बनते हुए नजर आ जाता है। इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जरा यहां पर देखिए मैं क्या पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानते हैं एक बात, और वो बात क्या है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो एक क्लोज लूप बनाती है। वो क्या फॉर्म करती है बेटा, दे फॉर्म अ क्लोज लूप। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़ा था, जब हम लोगों ने एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखा था, तो उस समय ये वाली बात मैं आप लोगों को बता चुका था। यस और नो, क्लियर है? अब हम इस पे जब चर्चा करते हैं तो यहां पर एक पॉइंट आता है, वो क्या है, देखो इसका एडजस्टमेंट बस मैं कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। म्यू नॉट आई स्क्वायर, सॉरी बी बराबर का आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब है। यस और दो, मैंने इसमें क्या कर दिया, ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत है? ओके।
ऊपर में एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको जो ये बी का फॉर्मूला देखते हुए मिलेगा वो मिलेगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, यहां पर मैं लिख देता हूं 2 इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। क्या ये फॉर्मूला इस प्रकार से कन्वर्ट हो गया? देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखिए पहले एक बार, 2 एज इट इज, आई एज इट इज, पाई आर स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब। यहां पर और छोटा सा चेंज मैं बताता हूं, देखो पाई आर स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए स्टैंड्स फॉर एरिया। लेट्स से ए इज एरिया ऑफ लूप, ए क्या है? लूप का एरिया है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में पाई आर स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो इस बेसिस पर यदि आप फॉर्मूले को लिखना चाहेंगे तो बेटा यहां पर ये फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 आई ए अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, क्या ये फॉर्मूला आपके सामने बना है? इसमें कोई प्रॉब्लम है? ओके, मुझे नहीं लगता है कि इसमें यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब यहां पर एक पॉइंट आता है जो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, और वो ये है कि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, आई इंटू ए को हम लोग एक नाम दे रहे हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या नाम दे रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। इसे हम लोग एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो होता है आई इंटू ए। तो जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है वो बनता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम अपॉन एक्स क्यूब। अब आगे चल के जब हम लोग मैग्नेट को पढ़ रहे होंगे तो उस समय ये फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे होंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर अभी इसको डायरेक्टली हम लोग ले रहे हैं कि आई इंटू ए, करंट इंटू एरिया को हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कहेंगे, और उसकी वैल्यू आ रही है आई इंटू ए के बराबर, आई इंटू ए के बराबर। ठीक है, श्योर है? अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा एडिशनली यहीं पर, वो ये है कि आप जानते हैं आई इज अ करंट, और करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर मान लो। अब कई लोग बोलेंगे सर करंट इज अ टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, उसको साइड में रखो, स्केलर मान लो। स्केलर और वेक्टर से दो ही क्लासिफिकेशन दिए हैं, तो आप करंट को वेक्टर मानोगे कि स्केलर मानोगे? तो उस स्थिति में आप करंट को स्केलर मानोगे, ये बात तो तय है। और एरिया का क्या कहना है? सो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक मोमेंट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी। सो जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर की रहेगी वही डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक मोमेंट की आएगी। तो इसके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा, जस्ट रिकॉल द लेक्चर फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक, जहां पर हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था। अरे जहां पर हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था उसको रिकॉल कीजिए और उसको इससे लिंक करने की कोशिश कीजिए थोड़ी थोड़ी सी। सर वो तो हम लिंक कर ही नहीं पा रहे। अच्छा, एक काम करो, मैं एक सिंपल सी बात पूछता हूं आप लोगों से। एक बात बताइए, यदि मैं आप लोगों से एक चीज पूछता हूं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड का यदि मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसकी एक्सिस पर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखते हो उसका फॉर्मूला? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो आप लिखोगे सर E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन आर क्यूब। यस और नो? आर क्या होती थी? डिस्टेंस हुआ करती थी, यदि आपको याद हो तो। यदि आपको याद हो तो सर बार बार आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं यदि आपको याद हो तो? उसका रीजन ये है कि मैं जानता हूं आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिनको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा होगा और सर खुजा रहे होंगे कि सर ने ये फॉर्मूला कहां से लिखा है। तो ये फॉर्मूले के लिए आपको जाना पड़ेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले सेक्शन में, और वहां पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको डाइपोल नाम से एक टॉपिक मिलेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल, और वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवाए गए हैं। तो वहां पे जाके इसको क्या करना है? क्रॉस वेरीफाई करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये काम, इतना काम तो आप कर लोगे। ठीक है, चलो ठीक है सर जी, ये जो आपने बोला था उसको मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। और अभी जो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है वो लिखा है मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप। देखो इसको तो आजू बाजू में लिखना, आप नोटबुक में भी लिख रहे हो तो सेंटर ऑफ लूप ऑफ रेडियस r
ऑफ रेडियस आर लेस देन एक्स, तो ये आपने लिखा है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब। बोलो सही है क्या? अरे ये दो फॉर्मूले को आमने सामने लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलो यहां तक करने के बाद सर ये किया क्यों है वो नहीं पल्ले पड़ा बस हमारे, उसको भी मैं समझाता हूं। जरा देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैग्नेटिज्म के साथ में रिलेशन बतलाने के लिए इन फॉर्मूलेज को आमने सामने यहां पर लिखा गया है। और यहां पर यदि आप जानते हो तो इस P का मतलब क्या हुआ करता था, याद कीजिए, इस P का मतलब हुआ करता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इस P का मतलब क्या हुआ करता था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। R क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, बराबर है क्या? फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, यस और नो। और बाकी जो चीजें हैं क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वही है। सिमिलर वे में यहां पर जरा यदि आप देखोगे तो कैपिटल एम का मतलब क्या है? अभी मैंने बोला ये है आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसे डिफाइन करा गया है इसी प्रकार से। सो ये आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बन जाएगा। ये क्या बन जा रहा है? आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और एक्स क्या है? वही है क्या? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ लूप, सेंटर ऑफ लूप, यस और नो। तो इसका मतलब यह है कि यदि मैं इन दोनों को क्लोजली ऑब्जर्व करूं तो मैं पाता हूं कि ये जो रिंग है, ये जो रिंग है या ये जो लूप है, ये आपका एक डाइपोल जैसा बिहेवियर दिखा रहा है। यदि मैं फॉर्मूलेज को क्लोजली ऑब्जर्व करके देखूं तो यहां पर भी डाइपोल मोमेंट है, यहां पर भी डाइपोल मोमेंट है। बस ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ करता था, और सिंस हम लोग मैग्नेटिज्म में बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है। यस, यहां पर भी वही डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ली गई है, यहां पर भी वही डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ली गई है। तो इन दोनों को क्लोजली देखने पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म का एक रिलेशन मिलके आता है, और इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली मैं कह सकता हूं कि भैया E और B आपस में रिलेटेड हैं, तो उस समय P और M आपस में रिलेटेड है, X और R आपस में रिलेटेड हैं। और क्या रिलेटेड है? और देखिए क्या रिलेटेड, जरा ध्यान से देखना। यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और यहां पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि यहां से यदि मैं तोड़ता हूं तो 1/एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट आ रहा है क्या? 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट जो है वो म्यू नॉट के इक्वल आ रहा है। ये यहां पर रिलेशन बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया है? यस और नो। तो इसका मतलब क्लियर हो चुका है अभी आपके दिमाग में कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म को बहुत हद तक लिंक किया जा सकता है। और जब मैं लिंक कर रहा हूं तो यहां पर जो चीजें आ रही हैं वो किस प्रकार से आ रही हैं कि एक आपका जो सर्कुलर लूप है, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो, सर्कुलर लूप जो है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है सर जी? व्हाट डू यू मीन बाय डाइपोल? डाइपोल का मतलब होता है डबल पोलैरिटी, डबल पोलैरिटी। तो सर जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था, एक नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, और जब दोनों चार्जेस को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों चार्जेस को मैं पास पास में रख देता था तो वो डाइपोल बनाते थे। क्या थी डाइपोल की डेफिनेशन? व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड very close to each other then they constitute an electric dipole। तो ऐसे यहां पर भी होना चाहिए। तो इस बेसिस पर जब मैं बात करता हूं, इस बेसिस पर जब मैं बात करता हूं तो मुझे एक बात समझ में आती है, यहां पर भी डबल पोल होंगे, और वो जो डबल पोल होते हैं वो आप मैग्नेट के अंदर में क्लियरली देखते हो, और मैग्नेट के अंदर में होता है एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। लेकिन वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की चर्चा इस चैप्टर में नहीं होगी, यहां पर सिर्फ आपको लिंक बता के छोड़ दिया जा रहा है। वहां पर हम लोग प्रॉपर मैग्नेट को पढ़ेंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल सब कुछ पढ़ा जाएगा, लेकिन वो उस वाले चैप्टर में। तो अभी यहां पर आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि यहां पर भी डाइपोल बन रहे हैं। और इस डाइपोल की खास बात यदि मैं देखने की कोशिश करूं तो देखो, ये यदि मेरे पास में ऐसा है,
तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, देखो ये ऐसे होना चाहिए, ठीक है, इट शुड बी अ क्लोज लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी हमेशा से ऐसे ही रहने वाली है यदि मैंने इस लूप को ऐसे रखा है तो। अब मैंने सिर्फ एक लाइन भी खींच दी जस्ट फॉर समझने के लिए, क्लियर, श्योर। और यदि यहां पर रखता तो माइनस क्यू प्लस क्यू, बोलो ये ऐसी जाती थी कि नहीं जाती थी, यस और नो, प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, यस और नो, श्योर है, बिल्कुल वैसे ही बन रहा है, क्लियर है। यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही आने वाला है, यस और नो। अब यहां पर मैं आपको ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बस चीजें कर रहा हूं, इसको समझ लीजिए, पहले समझ में आ चुका है या नहीं आ चुका है। अब आगे वाला पॉइंट एक आता है जिसको हम लोग और समझते हैं, वो क्या है जरा समझिए कि भैया देखो, आपका यदि ये सर्कुलर लूप मैंने कंसीडर कर लिया है, यदि मैंने ये आपका एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया है, ये इसका सेंटर है, ठीक है, लेट्स से इसमें से यदि करंट आई यदि फ्लो हो रहा है, इसकी रेडियस यदि मेरे पास में आर है, तो इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो बनेगा पाई आर स्क्वायर। और अब इस वाली डायरेक्शन को जो भी आप देना चाहो वो डायरेक्शन दे सकते हो। अरे दे सकते हो कि नहीं दे सकते, सोचिए। तो आप बोलोगे सर जी मैं ये वाली डायरेक्शन को ले लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्यों ले रहा हूं उसका रीजन अभी आपको समझाता हूं। रीजन समझने के लिए समझिए बेटा, यहां पर जब आपका मैग्नेटिक फील्ड लिखूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, तो मैं अभी लिख देता हूं कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की यदि मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो ये आएगी डॉट, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड का यदि फॉर्मूला लिखा था तो वो लिखा था आपने म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन एक्स क्यूब, और यहां से यदि मुझे इसको वेक्टर में डालना होगा तो आई शुड राइट लाइक दिस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब, कुछ ऐसा लिखना चाहिए। और यदि मैं ऐसा लिखने की थोड़ी सी भी जरूरत करता हूं तो एक बात समझ लीजिए कि इसके हिसाब से मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ रही है, सेम आ रही है, यस और नो। इसका मतलब ये जो डॉट में दिखा रहा हूं तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है दैट शुड ऑल्सो बी बाई डॉट। क्या ये बात समझ में आई? और यदि ये बात समझ में आई तो आपको एक पॉइंट और आता होगा जो मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एक्सप्लेन किया था, वो ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, नहीं तो पता लगा कई लोगों ने मैग्नीट्यूड उसको भी समझ लिया। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। तो भैया यहां से आपका एरिया वेक्टर के लिए भी आपका यही डॉट चलना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि जब एरिया वेक्टर आपको लेना है तो आपको किस प्रकार से एरिया वेक्टर को कंसीडर करना है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ इतना पढ़ के आए थे कि भैया एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये पढ़ के आए, लेकिन उसकी डायरेक्शन हम लोगों ने क्या बोला था कि एरिया आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ओपन एरिया एंड क्लोज एरिया। ओपन एरिया कौन से, जैसे रिंग हो गया, डिस्क हो गया। क्लोज एरिया मतलब स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, क्लियर। तो ओपन एरिया में आप किस प्रकार से डायरेक्शन को कंसीडर करोगे, ये वाला पॉइंट हम लोगों ने यहां पर अभी सीखा है। और मुझे उम्मीद होगी कि भैया आपका जो थंब की जो डायरेक्शन आ जाए करंट फ्लो के हिसाब से, ये करंट फ्लो ऐसे किया तो आपका जो थंब की डायरेक्शन है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट और साथ ही साथ में आपका मैग्नेटिक फील्ड। सारी डायरेक्शंस क्या यहां पर क्लियर हैं आपको या क्लियर नहीं है, इतना मुझे क्लियर कर दीजिए। क्लियर हो गया, श्योर, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। कई लोग सोच रहे हैं सर इसका यूज क्या है, यूज आगे आएगा, अभी आपको ये पॉइंट कवर करना है। अब इस पॉइंट में एक पॉइंट और है कि भैया हम लोगों ने जो लूप कंसीडर किया है उसका एक ही रिंग कंसीडर करी थी। मान के चलो आपके पास में n नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे तो बस n से मल्टीप्लाई करना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है। आपको डायरेक्टली सवाल पूछे जा सकते हैं, टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिंग ऑफ डिस्क। सर डिस्क का तो आप सिखा ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ रिंग का पढ़ा के छोड़ दिए। तो क्या सर इसका मतलब हम लोग अपनी अगली हेडिंग डाल लेंगे रिंग के बाद में क्या बोल रहा हूं मैं, डिस्क का डाइपोल मोमेंट? नहीं, हेडिंग नहीं डालनी है, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। थोड़ा सा मैं एक सवाल करवाऊंगा, उसके बाद में मैं उस पॉइंट पर आऊंगा, क्योंकि वो पॉइंट
मैग्नेटिक क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन भी आगे चल के आपको हेडिंग कवर करनी है, आज के लेक्चर में करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई कल करना है, नहीं ऐसा नहीं है। मैं और एक चीज आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा, वो ये है कि भैया एक बात बताओ, आपके पास में भी एक रिंग दे रखी है, रिंग दे रखी है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, जिसका मास एम है, रेडियस आर है, तो आप लिखोगे सर सीधा सीधा एम आर स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। अच्छा मैंने इसका पूछा रिंग, देखो सवाल, देखो सवाल सुनो, सवाल ये है क्वेश्चन में कि एक रिंग दे रखी है आपको, जिसका मास दे रखा है आपको m, रेडियस दे रखी है आपके पास में r, और इस पर चार्ज दे रखा है q, ठीक है, चार्ज दे रखा है q, और मैं आपसे पूछता हूं फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, m आपको बताना है। तो कई लोग बोलेंगे सर अभी आपने सिखाया था कि m बराबर होता है I इंटू ए, I इंटू ए, तो अब हम लोग कैसे करें, तो यहां से सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको चीजें मिलेंगी, कहीं नहीं भाग के जाने वाली, चीजों को मैं कवर कराऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। क्या मैं अब इसके हिसाब से करूंगा, तो बेटा आई का क्या करोगे, आई का करोगे क्या, आई तो कहीं है ही नहीं, क्योंकि एरिया तो आप लिख दोगे, एरिया बराबर तो पाई आर स्क्वायर लिख दोगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बट चार्ज से मैं कैसे लेके आऊं, क्योंकि देखो यदि मैंने यहां पे सवाल में बोला है कि रिंग ऑफ रेडियस मास एम एंड रेडियस आर, रिंग ऑफ रेडियस सॉरी रिंग ऑफ मास एम, रेडियस आर एंड चार्ज क्यू इज केप्ट, तो चार्ज यदि घूम ही नहीं रहा है तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि करंट तब फ्लो होता है जब चार्जेस फ्लो होते हैं, तो चार्जेस को फ्लो कराने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो कुछ और चीजों की कमी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को अभी साइड में रखिए, पहले सीखिए आगे का, एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो सीखा है उससे हमारा आउटकम नहीं निकलने वाला है। तो अब हम लोग कर रहे हैं एक अच्छे से सवाल को, सवाल क्या है, सवाल सुनिए बेटा, सवाल यह है कि आपके पास में एक थिन यूनिफॉर्म रिंग है जिसका मास m है, मास m है, रेडियस r है, और ये घूम रही है ओमेगा स्पीड से, इस पर चार्ज q है। ध्यान रखना मैंने सवाल में क्या बोला था, आई हैव अ रिंग हुज रेडियस इज r, mass is m, charge is q and it is rotating about its own axis with an angular velocity omega। सर ये तो मैकेनिक्स पहुंच गए हम लोग, हम तो मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ये तो सब मैकेनिक्स में आया करता, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स रोटेशन मोशन या सर्कुलर मोशन, यहां पे अचानक से कहां से आ गया, तो मैं समझा रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए। ओके, बेसिकली हो क्या रहा है कि यदि ये रिंग घूम रही है, यदि ये रिंग घूम रही है, तो इस पे जो चार्जेज हैं, इस पर जो चार्जेज हैं, क्या ये भी साथ में घूम रहे हैं, यस और नो, तो आपका उत्तर आना चाहिए यस, चार्जेज आर ऑल्सो रोटेटिंग। अच्छा, चार्जेज के घूमने की स्पीड और रिंग की घूमने की स्पीड सेम रहेगी या अलग रहेगी, तो आपका उत्तर होगा चार्जेज विल ऑल्सो रोटेट विद द सेम स्पीड ओमेगा एज द रिंग इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यस और नो, सही है। तो बस सवाल क्या है, सवाल आगे कंप्लीट कर लीजिए, सवाल है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड एंगुलर मोमेंटम। सर ये तो आपको, ये तो श्योर है हम लोग, सर ये तो मैकेनिक्स के हिसाब से है, इसको तो हम लोग फटाफट निकाल देंगे, निकाल लो, तो बताओ ये दोनों निकाल के दिखाओ मेरे को, तो बताओ सबसे पहले आप क्या निकालना चाहते हो, एंगुलर मोमेंटम या मैग्नेटिक मोमेंट। तो सर हम लोग पहले काम कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हमें आसान लग रहा है, क्योंकि मैकेनिक्स हमने क्लास 11 में पढ़ी थी, उसके बाद तो पढ़ी है नहीं, तो हमें याद ही नहीं आएगा। बेटा एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर, इसमें चार्ज से कोई मतलब ही नहीं है, या फिर मैं लिख सकता हूं एम ओमेगा स्क्वायर, मैं उल्टा लिख दिया हूं क्या, एम वी की जगह ओमेगा आर और आर, ओके, तो एल बराबर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर, फिर से मैं वही ओमेगा पे स्क्वायर लगा रहा हूं, ओमेगा आर स्क्वायर, यस और नो, क्या मेरा ये सही है, एम ओमेगा आर स्क्वायर, क्या इसमें ओमेगा की जरूरत थी, यस इसमें ओमेगा की जरूरत थी, लेकिन क्या इसमें मुझे चार्ज की जरूरत है, बिल्कुल भी चार्ज की जरूरत नहीं है, एंगुलर मोमेंटम तो मैं डायरेक्टली निकाल सकता था, ये सिर्फ आपका रिवीजन था मैकेनिक्स से,
मेन सवाल वही है अभी भी, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट। चलो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जब मैं आगे बढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में वही कहानी चल रही है, एम बराबर आई इंटू ए। सो यहां पर पहला पॉइंट एरिया ए जो लिखा जाएगा वो तो आपका पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा, इसको कोई नहीं बदल सकता क्योंकि रिंग है जिसकी रेडियस आर है। और सर जी अब पॉइंट आता है करंट के लिए, तो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू इज द चार्ज और कैपिटल टी क्या है, तो भैया मैंने बोला ये जब चार्जेस ओमेगा से रोटेट हो रहे हैं तो कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड जिसमें वो रिंग रोटेट कर रही है। तो इसको कहां से लाएं, तो भैया हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, वैसे आपको पता है कि हम लोग कुछ भी नहीं जानते हैं ना, वी नो दैट वी नो नथिंग। ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, सो इट इंप्लाइज कैपिटल टी बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा। बोलो यस और नो, तो आपने बोला बिल्कुल सही है। और यदि आपको ये सही लग रहा है तो उठा के यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, तो m बराबर आएगा q अपॉन कैपिटल टी की जगह 2 पाई अपॉन ओमेगा इंटू a, मतलब पाई आर स्क्वायर। सो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बन के आ रहा है, पाई से पाई कैंसल, q ओमेगा आर स्क्वायर अपॉन 2। ये समझ में आया क्या? ये आ चुका है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, श्योर। और एंगुलर मोमेंटम मैं पहले निकाल चुका हूं, तो बस एक बार सर क्या एक बार इनको एक साथ में लिख लेते हैं, उसके बाद मैं कुछ चीजें आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो ये है, रिपीट है, आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, ठीक है। रिंग आर, सॉरी रेडियस आर, मास एम है, चार्ज आपने क्यू माना था, ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ चीजें लिख रहा हूं, उनको जरा समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर आई बराबर आप लिख देते हो इसको एम आर स्क्वायर। मैग्नेटिक मोमेंट एम को यदि मैं लिखना चाहूं तो आप लिख रहे हो क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2, और एंगुलर मोमेंटम जिसे एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम ओमेगा आर स्क्वायर, ठीक है। ये कुछ चीजें मैंने यहां पर लिख दी हैं, ठीक है, ओके। सर इससे होगा क्या, मैं बताता हूं। मैं आपको एक पॉइंट बोल रहा हूं, मान के चलो ये है इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 है। मैं अभी क्या कर रहा हूं, 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। सो डिवाइडिंग बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो आपको मिलेगा m डिवाइडेड बाई l बराबर क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होल डिवाइडेड बाई m ओमेगा आर स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए बेटा, आपको ये आंसर मिल रहा है m बाई l बराबर q बाई 2m। अब देखो इसको मैं स्मॉल m कर लिया हूं जानबूझ के, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट में कैपिटल M आ रहा है, तो इसको स्मॉल m कर लिया हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। वैसे मैंने स्मॉल m ही दिया होगा ना। अच्छा यहां कैपिटल लिखा है, पीछे पीछे क्या लिखा था, पीछे तो स्मॉल m दिया था ना। अच्छा कैपिटल ही दिया है, कोई बात नहीं बेटा, इसको स्मॉल कर लीजिए। वैसे लिखते समय सब जगह मैं स्मॉल लिख रहा हूं, ओके, बस एक ही जगह कैपिटल यूज किया है। क्यों किया है, वो मैग्नेटिक मोमेंट और उसका प्रॉब्लम ना हो जाए करके। सो ये जो रेशियो निकल गया है m बाई l, इसका आंसर आया q बाई 2m, और इसे कहा जाता है, ये बहुत ही अच्छी चीज है, इसे कहा जाता है जायरोमैग्नेटिक रेशियो, जायरोमैग्नेटिक रेशियो। और ये जो मैंने अभी डिराइव किया है, ये किया है किसके लिए, रिंग के लिए। आई हैव डिराइव्ड दिस फॉर अ रिंग, सर्कुलर रिंग हुज मास इज स्मॉल m, चार्ज इज q, रेडियस इज कैपिटल R एंड रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो रेशियो आया है वो q बाई 2m आया है, जो चार्ज और मास पर डिपेंडेंट है, बाकी अदर पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई है, यस और नो? सो दिस रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। उल्लू बने हुए दिखेंगे आपको, आई मीन टू से इसको याद रखना है, इस पे डायरेक्टली सवाल पूछा जा सकता है। सर हम कैसे मान लें कि दिस इज कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग, तो इसको हम लोग अभी सीखेंगे।
हम लोग निकालेंगे एक इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से, मतलब फिर से सेम डेरिवेशन चलेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन अभी आपने एक बार निकालना सीख लिया जायरो मैग्नेटिक रेशियो, ठीक है, जायरो मैग्नेटिक रेशियो हम लोगों ने निकालना सीख लिया m/l, और वो आ गया है q/2m। अच्छा सर ठीक है, आपने ये इतना ठीक है, हम लोग मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक पॉइंट है हमारे मन में जो चल रहा है तब से, ये क्यों लिखा है यहां पर, ये मैकेनिक्स वाली चीज यहां पर क्यों लिखी है, वॉट इज द रीजन, इसको स्मॉल m कर लेना, ये क्यों लिखा है, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ा। बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ हालांकि हम लोग जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग इज स्मॉल mr², ये बात हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इसको क्यों लिख रहे हैं, बस ये हम लोग आपसे जानना चाहते हैं। और यदि ये जानना है तो समझ लीजिए क्या होता है, आपको सवाल किस प्रकार से बनते हैं। सुनिए, मैं एक सवाल बोलता हूं, हमारे पास में है एक डिस्क, इसका मास आपको दिया है स्मॉल m, रेडियस आपको दे रखी है बेटा कैपिटल R, और इस पर चार्ज दिया गया है Q, एंड घूम रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और पूछा गया है मैग्नेटिक मोमेंट। यह सवाल है जो आपको पूछा जा सकता है, यह बताना है। सवाल समझ में आया? We have a disk of mass m, radius capital R, charge Q, and it is rotating with an angular velocity omega. Find the magnetic moment. अब क्या करें, अब हाथ पैर फूलने नहीं चाहिए, अब समझ लीजिए डायरेक्टली ट्रिक से करना है आपको। वो ट्रिक को समझिए कैसे। देखो जब मैं रिंग लिख रहा था ना, ये क्या होगा, चला क्यों नहीं, हाँ, जब मैंने रिंग लिखा था तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा था स्मॉल mr², और रिंग के लिए मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया था Q⍵r²/2। आया था या नहीं आया था, जरा देखिए और मुझे बताने की कोशिश कीजिए। Q⍵r² ही आया था ना, हाँ Q⍵r²/2 ही आया था। सो बस सिंपल सी बात एक समझ लीजिए, आप क्या करिए, जो mr² है ना उसको इतने से इक्वेट करके दिमाग में बिठा लीजिए कि जहां पर mr² दिख रहा है वहां Q⍵r² लिखना है। तो सर उसका फायदा देखिए, मैं डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूं ½ mr²। भाई जब कुछ नहीं बोला होता है तो बॉडी कहां रोटेट कर रही है, अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस रोटेट कर रही है, तो आई का फॉर्मूला mr², ½ mr²। अब यहां पर क्या बोलता हूं, मैग्नेटिक मोमेंट जब लिखना है, हाफ को तो रहने दीजिए, mr² की जगह इसको लिख दीजिए, तो आपने लिख दिया Q⍵r²/2। सो योर आंसर ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विल बी Q⍵r²/4। ये एक सवाल हो गया, लो अच्छा सा सीधा करना है। सर इसका डेरिवेशन क्यों नहीं करवा रहे, जब डेरिवेशन की, भैया जब शॉर्ट ट्रिक से काम हो सकता है तो वाई टू वेस्ट द टाइम ऑन डेरिवेशन। जब शॉर्टकट से आपका बन रहा है तो सवाल क्यों करना है, Q⍵r²/4 विल बी द आंसर फॉर डिस्क। तो सर इसका मतलब हम हर स्फेरिकल बॉडी के लिए करेंगे, बिल्कुल सही बात है, हर स्फेरिकल बॉडी के लिए ऐसा ही करना है। रिंग और डिस्क से आप समझ गए कि हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो चुके हैं, कवर हो चुके हैं। और जनरली जब वो सवाल देता है तो वो ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे घुमाता है, किस पर घुमाता है, ज्योमेट्रिकल एक्सिस पे, क्योंकि मैंने अभी एक टर्मिनोलॉजी यूज की थी, जायरो मैग्नेटिक रेशियो, यस और नो, वो एंगुलर मोमेंटम, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो m/l कितना आया था, Q/2m आया था, यस और नो, श्योर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो अगले सवाल, 2 सवाल और करा सकता हूं मैं इस पे, ज्यादा से ज्यादा कौन कौन से सवाल हो जाएंगे बेटा। अगला सवाल यदि मैं करवाता हूं तो ये हो जाएगा हॉलोस्फीयर के लिए, हॉलोस्फीयर के लिए जिसका एक हॉलोस्फीयर दिया है, जिसका मास आपको दिया है स्मॉल m, चार्ज दिया है आपके पास में Q, रेडियस आपको दे रखी है कैपिटल R, ये घूम रही है, रोटेट कर रही है ओमेगा से, और सवाल पूछा है फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। बोले सवाल का आंसर खुद से कर लोगे कि मुझे कोई कराना पड़ेगा? सर एक और कर दीजिए ना। हॉलोस्फीयर बोलता हूं तो कैसे करूं, तो भैया हॉलोस्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr², और आपको क्या चाहिए, मैग्नेटिक मोमेंट, तो भैया मैंने लिख दिया मैग्नेटिक मोमेंट बराबर 2/3 इंटू mr² की जगह क्या लिखूं, Q⍵r²/2, 2 से 2 कैंसल, तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आ जाएगा Q⍵r²/3, Q⍵r²/3। ये किसके लिए निकाल लिया मैंने, हॉलोस्फीयर के लिए।
सर ये सवाल ट्रिक से तो आसान लग रहा है, यदि एक्चुअल में सवाल पूछ लिया जाता तो प्राण पखेरु उड़ चुके होते थे। ये सवाल डेरिवेशन कर पाना कोई आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उसमें आप करंट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। भाई पूरी बॉडी जब रोटेट कर रही है तो ऊपर का चार्ज रेस्ट पर है, लेकिन उसके नीचे का थोड़ा सा छोटी रेडियस में घूम रहा है, फिर बड़ी रेडियस में, फिर बड़ी रेडियस में, फिर बड़ी रेडियस में, फिर बड़ी रेडियस में, और जो सेंटर पर है वो तो डायामीटर के अलोंग घूम रहा है। बात समझ में आ रही है? तो उस स्थिति में आपको ये सब कैलकुलेशन कर पाना आसान काम नहीं होता। इसके लिए हम लोगों ने इसको शॉर्टकट से डिराइव किया है। क्लियर है? चलो अगला सवाल किसके लिए करेंगे? अगला सवाल होगा आपका सॉलिड स्फीयर के लिए। और सॉलिड स्फीयर हमारे पास में एक गिवन है। सॉलिड स्फीयर ठोस गोला है जिसका मास आपका स्मॉल m है, चार्ज इस पर q है, चार्ज इस पर q है, रेडियस इसकी कैपिटल R है, घूम रहा है, रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। और सवाल आपका वही आ जाता है, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट कैपिटल M। ठीक है, तो ये सवाल करना है। कैसे करोगे? तो भैया सॉलिड स्फीयर है तो आप लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर 2/5 mr²। अगले स्टेप में आप क्या कर दोगे बेटा? आपको मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो 2/5 को तो छेड़ो ही मत, mr² की जगह रख दो q ओमेगा r²/2। 2 से 2 कैंसल करने के पश्चात आप लिख सकते हो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इक्वल्स टू, 2 से 2 कट गया, q ओमेगा r² डिवाइडेड बाई 5। और ये आपने निकाल लिया सॉलिड स्फीयर के लिए। ठीक है, सवाल साथ में ही चल रही है, कर सकते थे क्या? मैं आपको बता दूं, यदि ये सवाल डायरेक्टली पूछा जाता तो आपसे नहीं होता था। ठीक है, और एग्जामिनर के फेमस क्वेश्चंस, और क्या एग्जामिनर आप लोगों को सवाल पूछता है, तो वो सवाल पूछता है कैसे? इसी सवाल को देखिए, ये पूरा सवाल लिख दिया यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है, ये सवाल उसने ऐसे लिख दिया, देगा बकायदा ऐसे। यस, अब मास कुछ देगा, चार्ज कुछ देगा, रेडियस कुछ देगा, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कुछ देगा, और सवाल पूछेगा। एग्जाम ना, देखो एग्जाम में कैसे कंफ्यूज होता है बच्चा, वो सवाल का क्रिस्प समझ नहीं पाता है। मतलब क्या देगा? सवाल देगा, सवाल देगा क्वेश्चन में कि फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम, टू एंगुलर मोमेंटम फॉर अ रिंग, फॉर अ रिंग ऑफ मास स्मॉल m, चार्ज q, रेडियस r, रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो बेसिकली ये सवाल आपको कुछ नहीं गुमराह करने के लिए दिया है। इसका आंसर आपको याद है q/2m। मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछ लिया रिंग के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट टू एंगुलर मोमेंटम ही पूछा है, तो q/2m आपको रटा रटाया आंसर है। कई लोग बोल रहे होंगे सर इतना हलवा सवाल पूछते हैं क्या? रियलिटी या फैक्ट ये है, वास्तविकता में जब आप इस समय कर रहे हो तो आपको ये सब चीजें आसान लग रही है, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले ताजा ताजा आपने पढ़ा है। कल्पना कीजिए 6 महीने बाद, 8 महीने बाद जब आपकी एग्जाम रही होगी तो उस समय आप ऑलरेडी मेंटल प्रेशर में रहते हो, तो उस समय आपको क्लिक ही नहीं होगा कि ये तो जायरोमैग्नेटिक रेशियो है q/2m विच इज कांस्टेंट फॉर ऑल दी बॉडीज। ये सही बात है, और हो सकता है कि एग्जामिनर वहां पर आपको कंफ्यूज करेगा और वो एंगुलर मोमेंटम वर्ड को पहले ले लेगा और मैग्नेटिक मोमेंट वर्ड को बाद में ले लेगा, तब भी कंफ्यूजन वैसा की वैसा ही बना रहने वाला है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? यस और नो? श्योर हैं? क्लियर? अच्छा, इसमें और भी सवालों की लैंग्वेजेस को घुमा घुमा के सवाल पूछे जाते हैं, कि जैसे ऐसे बोल देता है कि मान के चलो बी के टर्मिनोलॉजीज में चाहिए, अभी तो आपने सीधा सीधा q ओमेगा r²/2 बोल दिया, लेकिन कई बार सवाल ऐसा भी बोल सकता है कि भैया आपको करंट दे देता है। क्या दे देता है?
करंट दे देता है और करंट के बेसिस पर निकलवाता है, या फिर करंट नहीं देता है और मैग्नेटिक फील्ड दे देता है। जैसे अब देखो इस सवाल के आंसर तो समझ में आ चुके हैं ना, कि इसमें भी मुझे बताना पड़ेगा भैया ये m/l पूछ रहा है जिसका आंसर q/2m है, खत्म कहानी। अगला सवाल सुनिए। सवाल देखो क्या है, कुछ नहीं है, आपकी परीक्षा है बस। सवाल सिंपल होता है, यदि समय पर जागरूक रहे, सचेत रहे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, और यदि आप सोते रह गए तो सवाल डेफिनेटली आप लोग गलत ही करके आने वाले हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक सवाल और करवा देता हूं मैं आप लोगों को, लो हाँ क्वेश्चन है आपके पास में, क्वेश्चन है आपके पास में, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट in a circular loop of radius r, of radius capital R, the magnetic field at the center is B, is the B. Find magnetic moment, फाइंड मैग्नेटिक मोमेंट। सवाल को समझिए, हिंदी मीडियम सवाल ये दिया गया है कि करंट के विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी वृत्तीय लूप या वृत्तीय या वलय जिसकी त्रिज्या r है के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। ये सवाल है हिंदी में, समझ में आया? ओके, अब मैं यहां पर बता दूं कि वो देगा कैसे, वो ऑप्शन देखो कैसे देगा। हाँ, ऑप्शन नंबर 1 देगा Q ओमेगा R स्क्वायर बाई 2, ऑप्शन नंबर बी दे दिया मान के चलो Q ओमेगा बाई 2, Q ओमेगा बाई 2 कहां दे देगा, पॉसिबल नहीं है ये वाला ऑप्शन, वैसे दे तो सकता है पर हाँ ऑप्शन नंबर 1 तो यही देगा। ऑप्शन नंबर बी दे दिया बी आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी दे दिया कि म्यू नॉट आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई बी, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीजिए। जाहिर सी बात है मेरे पास लिखने के लिए भी जगह नहीं है, नन ऑफ दी अबव, नोटा करो। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है यहां पे। परेशानी ये है कि भैया आप में से बहुत से लोगों को ये रिजल्ट याद रहता है अभी। सर मतलब क्या बात कर रहे हो, हमको ये रिजल्ट एग्जाम में याद रहेगा? यकीन मानिए रहेगा, यकीन मानिए रहेगा। तो आप इसमें टिक करके आ जाओगे ये, और हो सकता है कि जैसे नोटा दिया है उसकी जगह एक ऑप्शन और लिख रहा हूं मैं, ये एक ऑप्शन की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वैसे अब आप लोग समझदार हैं तो समझ गए होंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर ये है, ना कि ये गलत है आंसर। क्यों गलत है सर? ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ भी करवाया है कि क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आता है मैग्नेटिक मोमेंट। फिर गलती कहां पर है? गलती यहां पर है बेटा कि ना तो आपको क्यू दिया है उसने और ना ही आपको ओमेगा दिया है, तो आपने कैसे ले लिया ये? भाई ये तो आंसर तब होता है ना जब चार्ज क्यू गिवन हो, आपको क्वेश्चन में ओमेगा गिवन हो। क्या ये इस सवाल की लैंग्वेज को पढ़ी और कहीं पर ये चीजें दी हुई हैं? अरे जब दी नहीं है तो आप मान कैसे अपने मन से? सर वो तो हम जेब में घर से रख के ले गए थे चार्ज और उसके ओमेगा को, ऐसे होता है क्या? जिन क्वेश्चंस का आंसर हमेशा उसी लिहाज से टिक करना होता है जो डेटा क्वेश्चन में गिवन है। ये भी अपनी जगह ये आंसर करेक्ट है, लेकिन इस सवाल के इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली ये आंसर गलत है। फिर से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिंग m बराबर Q ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिंस इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है आपसे उसमें ये चीजें कहीं मेंशन नहीं है, और यदि ये चीजें मेंशन नहीं है तो हर बार अपना दिमाग लगा के अंडरस्टूड नहीं मानना है। क्यों नहीं मानना है उसका रीजन समझिए। यहां पर एग्जामिनर ने ये बी दिया है, मतलब आपका ऑप्शन में डेफिनेटली
बी आना ही चाहिए, जो इसमें नहीं है, इसके कारण इसको आपको गलत मानना है। एज पर द गिवन सिचुएशन, दी गई परिस्थिति में ये उत्तर गलत है, अन्यथा ये उत्तर सही होता है जो आप लोग निकाल के आए हैं, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। अरे पॉइंट समझ में आया मैं इतनी देर से क्यों चिल्ला रहा हूं? वो तो सर आप जाने क्यों चिल्ला रहे हो, है ना? हाँ मैं जानता था कुछ ऐसी बोलेंगे। अब करें कैसे, लेकिन सवाल तो यही है, करें कैसे? तो भैया सिंपल सी बात है, मैं जानता हूं कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए, और इसमें से ए बराबर तो पाई आर स्क्वायर होता है, ये बात तो सही है, और ये मैं यूज कर सकता हूं, मतलब एम कैन बी रिटन एज आई पाई आर स्क्वायर, यस और नो। लेकिन यहां पर देखिए क्या ये ऑप्शन दिया है? पहली बात तो दिया नहीं है, लेकिन दूसरी बात देखिए, यदि मान के चलो ये ऑप्शन भी दिया होता तो भी ये गलत होता। मान के चलो, इसको भी लिख लो यहां पर, लो भाई लिखो, ये हटाओ यहां से, और ये ऑप्शन दे दिया आई पाई आर स्क्वायर, और मैं कह रहा हूं कि भैया ये वाला ऑप्शन भी गलत है। क्यों गलत है? आई अननोन ने कैसे यूज कर लिया आपने? किसकी आज्ञा से यूज किया आपने? किसकी परमिशन से यूज किया? किसी ने परमिशन दिया आई यूज करने की? नहीं, क्योंकि सवाल में दिया नहीं है। सवाल में आपको बी दिया है तो बी तो होना चाहिए ना कहीं। हाँ, यदि ऐसा कहीं हो रहा है कि भैया बी भी नहीं दिया है तो फिर एक अलग बात है, लेकिन अभी के लिहाज से, अब देखो वो नोटा को मैंने काटा क्यों, नन ऑफ द अबव को, क्योंकि क्या है ना, फिर तो ये आंसर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन जाती है फिर तो, क्योंकि दिया है ये एक ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? श्योर है? ओके, तो इसलिए मैंने उसको उड़ा दिया और उसकी जगह डी ऑप्शन लगा दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब आई के लिए सोचते हैं। आई के लिए किस प्रकार से सोचा जाए? तो भैया मैं जानता हूं कि, अरे कुछ तो जानता हूंगा ना मैं, बी एट द सेंटर ऑफ द रिंग म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। सो मैं यहां से कह सकता हूं भैया आई बराबर आपका आएगा म्यू नॉट इंटू, सॉरी म्यू नॉट इंटू कैसे हो जाएगा? म्यू नॉट तो डिवाइड में जाएगा, आई बराबर हो जाएगा 2br अपॉन म्यू नॉट। बोलो यस और नो, अरे बोलो। और यदि ये हो जाता है तो पुट द वैल्यू ओवर हियर, तो आप लिखोगे m बराबर 2br अपॉन म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर, जिसको आगे सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा? देखो 2 पाई बी आर क्यूब अपॉन म्यू नॉट। सर इस सवाल में आपने बहुत देर लगा दी। देखो कुछ चीजें बतानी होती हैं जो आप कई आगे लेक्चर चलने पर भूलते जाते हो पीछे से। तो 2 पाई बी आर क्यू अपॉन म्यू नॉट इज द करेक्ट आंसर। इसलिए इस सवाल को यहां पर लिया गया है ताकि जो आपने अभी शॉर्ट ट्रिक सीखी है जिससे रिजल्ट आप फटाफट निकाल रहे हो उसका कहीं दुरुपयोग ना कर बैठो, दुरुपयोग ना कर बैठो, इसके लिए ये बताया गया है 2 पाई बी आर क्यू अपॉन म्यू नॉट। डायरेक्ट आंसर मैंने बता दिया है। अब इसके बेसिस पर हो सकता है वो डिस्क पूछ ले, अरे हो सकता है ना डिस्क पूछ ले या कुछ भी पूछ ले, अब क्या दिक्कत है? फॉर्मूला लगाओ, एडजस्टमेंट करो और कहानी खत्म करो। बोलो यस और नो, क्योंकि डिस्क के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड आपको लिखना सिखा दिया गया है, सोलेनॉइड वायर सब चीजें सिखाई गई हैं। अब आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? बोलो फटाफट से यस और नो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये सारी चीजें यहां पर समझ में आ चुकी हैं। अब अगला जो टॉपिक यहां पर निकल के आता है वो आता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है। उसे हम लोग कवर करते हैं और आगे बढ़ जाएंगे, मतलब लेक्चर को समाप्त कर लेंगे। ये थोड़ा सा फास्ट चलेगा बेटा टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां पर बहुत सारी कुछ चीजें यहां पर अभी आपको आने वाली हैं, उनको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना करते हैं। देखो सवाल समझिए, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि लेट्स से यहां पर आपके पास में एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और इस पे
प्रोटॉन है तो उस पे चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज E प्लस होता है तो आप Ze+ मान लीजिए। इसके चारों तरफ ये आपकी एक ऑर्बिट बन गई है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। मैंने माना ये nth ऑर्बिट है। केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री नहीं, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर होगा या स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम होगा, जो भी है उसके अंदर में आप बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ के आए हुए हो। सर आप हर बार केमिस्ट्री का एग्जांपल क्यों लेते हो, जबकि मॉडर्न फिजिक्स में भी तो यही सब चीजें हैं। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री का एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 11 में ही पढ़ चुके होते हैं, और जब आप यहां पर मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो तो मैग्नेटिज्म के बाद में ये मॉडर्न फिजिक्स आती है। इसलिए हम लोग एग्जांपल लेते समय हमेशा ये मान के चलते हैं भैया कि केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर में ये टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, तो उसके बेसिस पर। ठीक है, चलो यहां पर आपका एक प्यारा सा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। जाहिर सी बात है, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे कि जहां ऑर्बिट है वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। क्या सोचा है आपने? जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे ऑर्बिट कहते हैं कि जहां ऑर्बिट होता है वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं? बोलो, जो भी आप मानना चाहें। अभी के लिए तो भाई जैसा आपको उचित लगे वैसा आप मान लीजिए, है ना। लेकिन मैंने आपको अपने साइड से बता दिया है कि जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है उसे ऑर्बिट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन है ना, चलती हवा सा था, बहती हवा सा था वो ना, हाँ, वो खुद अपनी राह बनाता, ऐसा ही कुछ तो भी है ना। इलेक्ट्रॉन ने अपनी राह बना ली और उसी को हम लोगों ने ऑर्बिट नाम दे दिया है। ओके, सो अब करें कैसे? अब देखो सिंपल सी बात है, यदि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हम लोग यहां पर एक पॉइंट को समझ लीजिए कि हम लोग यहां पर बोर्स एटॉमिक मॉडल के बेसिस पर चर्चा कर रहे हैं। तो बेटा ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको, मेरी एक छोटी सी सलाह है कि आप केमिस्ट्री के अंदर में जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर को पढ़िए। उसके अंदर में बोर्स एटॉमिक मॉडल दिया हुआ होगा, वहां से कुछ चीजों को आप यहां पर रिकॉल करके वापस से लेके आ जाइए और फिर यहां से आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मॉडर्न फिजिक्स से कर लिया तो कोई बुराई है क्या? कोई पाप नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, करो। बोलो क्या बोल रहा हूं मैं? अब समझिए, मतलब कहानी यही है। बोर्स एटॉमिक मॉडल को लाने के पीछे का रीजन ये है कि ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिंगली इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ रहे हैं। क्यों? ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लोगे तो फिर इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू मैग्नेटिक फोर्स की तुलना में कम होती है। ये भी पॉइंट आपको पढ़ाया हुआ है, यदि आपको याद हो तो। दो चार्जेस को जब कुछ डिस्टेंस पे रखते हैं तो वहां पर जब दो चार्जेस चल रहे होते हैं, मोशन में होते हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं? नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट किया था? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू ज्यादा आ रही थी। ये पॉइंट पढ़ाया हुआ है, यदि आपको याद हो तो। सर ये कब पढ़ाया था? कब पढ़ाया था? चौथे पांचवें लेक्चर में होगा शायद से, थर्ड या फोर्थ लेक्चर में भी हो सकता है। 3, 4, 5 लेक्चर, 3, 4, 5 में से किसी एक लेक्चर में मैंने ये पॉइंट पढ़ाया था। क्योंकि अभी यदि मैं बात करूं तो अभी हमारा 8वां लेक्चर चल रहा है, तो डेफिनेटली कहीं 4 पे हुआ होगा ये पॉइंट। ओके, लेट इट बी। मैंने आपको जो पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग बात करते हैं भैया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर चक्कर लगा रहा है। Z इज द एटॉमिक नंबर, E प्लस मैंने लिखा है प्रोटॉन का चार्ज। यहां पर कंसीडर करने के लिए इलेक्ट्रॉन को E माइनस से रिप्रेजेंट कर दे। ये यहां पर चक्कर लगा रहा है। अब सिंस मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें घूम रहा है nth ऑर्बिट में, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी बेटा Vn। फॉर्मूले आपको याद आनी चाहिए Vn का। ओ सर वो तो याद नहीं है, ऐसे नहीं, पहले बोलना चाहिए था हम लोग। अब पहले तो मैं भी नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने यहां पर आते ही बता दिया। चलो, तो जब ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है तो भैया ये इलेक्ट्रॉन चलने के साथ साथ में घूम भी तो रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। nth ऑर्बिट में तो मैं इसे ओमेगा n मान लेता हूं। कोई बुराई है? कोई बुराई नहीं है। यदि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमता है तो चार्ज के फ्लो होने के कारण इसमें एक करंट की बात करनी पड़ेगी। और यदि मैं करंट की बात कर देता हूं तो यहां पर जो करंट I लिखा जाएगा वो Q बाई कैपिटल T, और T बराबर हम लोग जानते हैं ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन कैपिटल T। सो इट इंप्लाई T बराबर 2 पाई अपॉन ओमेगा करने के पश्चात आपका जो इसमें से करंट फ्लो आएगा वो आएगा Q अपॉन 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहां लिख देता हूं, लेकिन यहां जो चार्ज है बेटा वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो करंट आएगा वो आएगा E ओमेगा अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू वो आपको नहीं देगा। सर ये तो गलत बात है ना। एक बात बताओ, वैसे यदि आपको रिकॉल कर पा रहे हो तो n इज व्हाट?
n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अच्छा, हम सिंस फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो बेटा यहां पर एल एम वगैरह उनकी जरूरत नहीं है। ये तो पता लगा एल एम और एस भी ढूंढ रहे हैं। यदि n इक्वल टू 4 दे दिया तो एल और एम और एस की वैल्यू निकाल रहे हैं। फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे। अरे बात समझ में आ रही है? ये फिजिक्स है बेटा, एकदम सिंपल। एप्पल ऊपर से गिरेगा तो वो सीधा नीचे ही गिरेगा, ग्रेविटी एकमात्र फोर्स लगेगा उस पर और ग्रेविटी के कारण एप्पल नीचे आएगा। हम केमिस्ट्री में बात कर रहे होते तो शायद कह रहे होते कि सर एप्पल जब नीचे गिरेगा तो एप्पल के अंदर में एप्पल के जो पार्टिकल्स हैं उसमें, भाई कोई भी चीज बन रही है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो बेसिक एलिमेंट्स हैं, तो सर वहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो फिर वहां पे सर हम लोग प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे कि माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे कि सर कहीं रेजोनेंस तो नहीं आ जाएगा, कहीं सर स्टैटिक हिंड्रेंस तो नहीं जनरेट हो जाएगा। रिलेट कर गए होंगे बात को, है ना? मैं क्या कहना चाहता हूं, बात समझ में आई कि नहीं आई? सर इतने धीरे से भी कोई जोक मारता है? हाँ, आपके सामने खड़ा हूं मैं। समझ में आया? ओमेगा आपको खुद से निकालना है। देगा नहीं, देगा नहीं। अच्छा सर, क्या ये सवाल आपको लगता है हमसे पूछ सकता है? बिल्कुल पूछ सकता है। यदि किसी एग्जामिनर को पेपर को बहुत डिफिकल्ट सेट करना है तो सिंपल करना होगा तो ओमेगा खुद से दे देगा, सिंपल सेट नहीं करना होगा तो वो डिफिकल्ट देगा और उसमें वो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से आपसे सवाल करवाएगा। सर वो कैसे कर लेंगे हम लोग? इतना तो हम लोग सीखे नहीं है। अरे भैया क्यों नहीं सीखे हैं आप लोग? भाई देखो, v बराबर ओमेगा आर, आप सर्कुलर मोशन में सीख के आए तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? v बाई आर। अरे बोलो सही है। अब यदि आप लिख रहे हो nth ऑर्बिट के लिए तो ओमेगा n विल बी इक्वल्स टू वी एन अपॉन आर एन। बोलो सही है गलत? अरे बोलो सही है या गलत? बिल्कुल सही है। तो ओमेगा की वैल्यू यदि मैं यहां पर लिख देता हूं तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण फ्लो होने वाला जो करंट आएगा वो आएगा E अपॉन 2 पाई इंटू वी एन अपॉन आर एन। सो बेटा हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं EVN अपॉन 2 पाई आर एन। सो इस एक अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण जो करंट आया है nth ऑर्बिट में वो आया है EVN अपॉन 2 पाई आर एन। और आर एन और वी एन की वैल्यू आप लिख सकते हो। अरे याद है आर एन क्या होता है? एटॉमिक रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट 0.53 n स्क्वायर बाई जेड। 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। और ये किसमें होती है? एंगस्ट्रॉम में। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीएन भी होता है 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 इंटू जेड बाई एन मीटर पर सेकंड में। ये डेटा याद है कि नहीं? ये अप्रोक्सीमेटली डेटा लिखा है, इसको करेक्ट कर लेना प्रॉपरली। और इनको उठा के मैं यहां पे करंट निकलवा सकता हूं। बहुत सारी चीजें पूछी जा सकती है। देखो ये सब चीजें मैं प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बता रहा हूं कि क्या बन सकता है। क्या यही पूछेगा? कोई जरूरी नहीं है क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा और क्या पूछ सकता है मालूम? क्या इसमें एक और सवाल पूछता है। सर कौन सा? क्वेश्चन है हाउ द करंट आई इज रिलेटेड विद एन। एन का मतलब समझ में आया? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से किस प्रकार से रिलेटेड है। कैसे करोगे बेटा? देखो इनको वैल्यूज को पुट कर लो। तो देखो आप लिखोगे कैसे? आई प्रपोर्शनल टू वी एन की जगह लिखोगे एन स्क्वायर बाई जेड अपॉन जेड बाई एन। तो ये आ जाएगा एन क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। सही है क्या? एन क्यूब डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर। तो आप कह सकते हो कि करंट जो है वो आपका एन क्यूब के डायरेक्टली, मैंने सही लिखा है ना? नीचे से ऊपर, हाँ सही है, एन क्यूब बाई जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और कुछ और भी कुछ पूछ सकता है क्या? पूछ सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकता है। करंट के बाद में वो टाइम पीरियड पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन पूछ सकता है। मतलब ये सवाल है आपके लिए। अब ये सवाल आपको होमवर्क के लिए है। टाइम पीरियड इज रिलेटेड विद द एन टू द पावर वॉट, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड विद एन द पावर टू वॉट। ये होमवर्क है, करना है खुद से। सिमिलरली ओमेगा इज रिलेटेड विद द एन टू द पावर वॉट। ये सारे होमवर्क के सवाल हैं, खुद से करने हैं। एन क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। कुछ नया नहीं आ गया यहां पे। सर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर तो नहीं है? अरे नहीं है भैया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात चल रही है। सर स्पिन क्वांटम नंबर? अरे नहीं है। कितनी बार बोलूं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी के बेसिस पर आपको चलना है। और कुछ और भी बहुत कुछ है बेटा यहां पर आपको बताने के लिए। और वो है हमारा जो मेन सवाल था वो तो भटक चुका है। सवाल था आपका मैग्नेटिक मोमेंट।
वो तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं है, तो मैं मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेता हूं। m बराबर आएगा I इंटू ए। चलो I की वैल्यू देखो कितनी आई थी, किधर गया, EVN अपॉन 2πRN। तो आपने लिख दिया बेटा E 2πRN और ए क्या है बेटा πRN का स्क्वायर। यस और नो? सॉल्व करो बेटा, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आएगा, देखो पाई से तो पाई कटेगा, एक आरएन से एक आरएन कटेगा, ई इंटू वी एन इंटू आर एन अपॉन 2। लो एक सवाल और आ गया आपके लिए, कैसे कि भैया सवाल है m इज प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर व्हाट, तो इसको तो मैं यहीं पे करवा दे रहा हूं। कैसे बेटा, vn इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, अरे बोलो vn का प्रोपोर्शनल क्या है 1/n और rn का क्या है प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है। तो यहां से यदि देखोगे तो सॉल्व करो तो कितना आएगा 1/n इंटू n स्क्वायर, तो मतलब vn विल बी डायरेक्टली m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है कौन, मैग्नेटिक मोमेंट। ये आपको याद होने चाहिए, अब याद हो या नहीं हो लेकिन आपको कैलकुलेट करते आने चाहिए। यस और नो बोलो। क्या मैं अब सवाल कैसे देगा, हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा, लिखा सकते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फॉर हाइड्रोजन एटम रिवॉल्विंग इन फर्स्ट ऑर्बिट विल बी। सॉल्व कर लेना, 2-3 आंसर निकाल के रख लेना। यदि देखो एक सिंपल सी बात है, मैं नहीं जानता ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि यदि पेपर डिफिकल्ट आया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। एक और चीज कर लेते हैं हम लोग, यहां पर छोटी सी चीज और करवा दे रहा हूं मैं आपको, और वो है क्वेश्चन है आपके लिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। सिंस चैप्टर उसी से चल रहा है तो वही चीज है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, at the center if an center of a ring, if an electron is revolving on a circular path of radius r, ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, सवाल समझ में आया? तो चलो कैसे करोगे, तो बेटा B का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, म्यू नॉट I अपॉन 2r होता है। भाई सर्कल के सेंटर पर, एक रिंग के सेंटर पर आप लोग मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखते हो, B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2r। तो इसमें से बेटा आपका म्यू नॉट अपॉन 2r तो कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी कांस्टेंट नहीं, बाहर आ जाएगा, और I की वैल्यू अभी आपने निकाली थी, कितनी निकाली थी, EV अपॉन कुछ तो भी था, कहां गया, EVN अपॉन 2πRN। तो मैं मान के चल रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं EV अपॉन 2πR, ठीक है। कुछ कट पिट रहा है क्या, जरा देखिए फटाफट से। तो आप लिखोगे B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2π और 2 4π एज इट इज इनटू, ये क्या बच गया, EV अपॉन R स्क्वायर। बोलो सही है क्या, म्यू नॉट अपॉन 4π EV अपॉन R स्क्वायर। यस और नो? क्या मैं इसमें भी आपसे रिलेट करवा सकता हूं इन द टर्म्स ऑफ n, करवा सकता हूं कि नहीं करवा सकता, तो करवा सकता हूं। कैसे करूंगा, तो B प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा 1/n, तो इसके लिए आएगा V के लिए, और इसके लिए आएगा n स्क्वायर का स्क्वायर, सही है। तो कितना हो जाएगा 1/n टू द पावर 5, मतलब यहां पर आप कह सकते हो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -5। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर -5। ये भी एक सवाल है, ये सब हायर लेवल के सवाल मैंने यहां पर आपको करवा दी। क्या सर इतना हायर लेवल का सवाल आ सकता है, देखो नोबडी नोज, बस ये है कि हाँ ये रिलेटेड है इसलिए मैं करवा रहा हूं, लेकिन एकदम भी बाहर की चीज, देखो हम जो पढ़ाते हैं ना वो रिलेटेड ही पढ़ाते हैं, एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ही बाहर जाके पढ़ा दिया, ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं होता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ, श्योर हैं? अब इसमें और भी कुछ चीजें बच गई हैं, और वो चीजें क्या हैं जिसको मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, वो है आपका फिर से
वही वही खेल है। क्यों, कौन सा खेल है बेटा? एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम, और मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो इसके लिए भी निकालना है। जो चीजें हम लोग चले थे, सवाल कहां से लेकर चले थे, देखो सवाल कहां से लेकर के चले थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कैपिटल एम निकालना था मेरे को, तो मैंने कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम कहां निकाला है? यहां तक तो मैं करंट पे ही खेल रहा हूं अभी तक, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला भी कि भूल गया? ओके, हाँ निकाला है, ईवीआर अपॉन 2। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए? एंगुलर मोमेंटम। अब ये सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से पढ़ा रहा हूं। हाँ, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड मैंने अलग से निकलवा दिया, लेकिन हाँ वो आपको पूछ सकता है। तो मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो क्या निकालोगे? अब सीधी सीधी बात है, आप जानते हो एल बराबर होता है एमवीआर। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा देगा, मास आपको इलेक्ट्रॉन का पता होता है, कोई ना कोई ऑर्बिट में देगा, तो एल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो आप लिखोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेलोसिटी इन nth ऑर्बिट और रेडियस इन nth ऑर्बिट। सीधा सीधा कर लेना बेटा, और सीधा सीधा करोगे तो यहां पर भी वही सवाल कि एल एन विल बी प्रोपोर्शनल टू, देखो 1/n इंटू एन स्क्वायर, तो बेटा यहां पर एल एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया एन से। ठीक है, ये एक सवाल हो गया, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला क्या पॉइंट हो जाएगा? रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द एंगुलर मोमेंटम, जो हमें जाइरो मैग्नेटिक रेशियो मिलता है, तो क्या आएगा बेटा? ईवीआर अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई एम वी आर। सो यहां पर सॉल्व कर लीजिए बेटा, एम बाई एल का आंसर कितना आएगा? वी आर से वी आर कैंसल, तो ई बाई 2m आएगा। अगेन याद रखना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आपको एनसीईआरटी में निकाल के दे रखी है, तो हो सकता है ये एक सवाल बन जाए। ये क्या बन जाए? एक सवाल बन जाए। फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैंने मैग्नेटिक मोमेंट बोला क्या, E/2m की रेशियो, E/2m का वैल्यू निकाल के दिया है क्या? चलो निकाल सकते हैं ना। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 अपॉन 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। इसको सॉल्व कर लेना, यू विल गेट अ आंसर ऑफ जायरोमैग्नेटिक रेशियो फॉर एन इलेक्ट्रॉन। जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 8.8 इंटू 10 टू द पावर 10 कूलाम पर केजी। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया है, तो ये एक सवाल बन सकता है। सर इसके बेसिस पर क्या सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर? इसके बेसिस पर, ये मैंने किसका निकालना है? इलेक्ट्रॉन का निकाला है। एग्जामिनर इसके बेसिस पर प्रोटॉन का पूछ सकता है। क्या अंतर आएगा? मास में अंतर आ जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 27 kg हो जाएगा। फिर प्रोटॉन के बाद में वो अल्फा पार्टिकल का पूछ सकता है, या ये 2-3 सवाल बनेंगे। ठीक है, कर लोगे क्या? नोट डाउन कर लो, ये सवाल भी करने हैं आपको खुद से, ऐसा नहीं है छोड़ दिया। पॉइंट इज क्लियर टू यू और नॉट? पॉइंट क्या है कि इसी के साथ में आपको ये भी करना है। क्या करना है? प्रोटॉन के लिए जायरोमैग्नेटिक रेशियो निकालना है, निकाल के रख लेना, याद हो या नहीं हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए मैंने निकलवा दिया है, अल्फा पार्टिकल के लिए भी खुद से निकालना है। वो भी आपका क्या है? एक तरह से आपका है होमवर्क, जिसे आपको कंप्लीट करना है। कोई भी बिना होमवर्क कंप्लीट किए अगले लेक्चर में मिलेगा नहीं मेरे से, नहीं तो पाप लगेगा। क्लियर? श्योर? कसम है तुम्हें नीट की। चलो, और क्या पूछ सकता है? मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी मैंने पूछा था आपसे, लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी चीजों को हम लोग बात करते हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल को यहां पर थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यदि आपने बोर के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं, और उस पॉस्टुलेट में से एक पॉस्टुलेट आपको मालूम होगा कि एंगुलर मोमेंटम of a revolving electron is constant and it is given by nh upon 2 pi. yes or no? याद है? एंगुलर मोमेंटम L बराबर, अभी तो हमने सीखा है mvr, और उसी को उसने बताया था, ये आता है nh अपॉन 2 पाई के बराबर। और केमिस्ट्री में सवाल आते हैं आपको डायरेक्टली कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट तो h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट h अपॉन पाई, थर्ड ऑर्बिट 3h अपॉन 2 पाई, फोर्थ ऑर्बिट 2h अपॉन पाई। ये सीधे सीधे सवाल होते हैं, हालांकि वहां पर आप डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। यस और नो? क्लियर है क्या? अब यहां से हम लोगों को एक पॉइंट और रिलेट करवा देता है, और वो होता है कि भैया मिनिमम
मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, ये और निकालना होता है, ये निकालना है एम मिनिमम। कैसे निकालोगे, ये सवाल है। तो भैया सिंपल सी बात है, देखो यदि आपको याद हो तो बेटा एम बाई एल होता है आपका कितना कितना कितना, ई बाई टू एम, सही है। सो इट इंप्लाइज एम कैन बी रिटन एज ई अपॉन टू एम इंटू कैपिटल एल। यस, ये सवाल चल रहे हैं अपने आप में, हर एक स्टेटमेंट एक सवाल की तरह ही ट्रीट किया जा सकता है। यस, अब एल क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो बोर्स सेकंड पोस्टुलेट के बेसिस पर, या आप इसके हिसाब से निकालोगे तो एमवीआर रख के, तो एम से एम तो कट जाएगा, तो ईवीआर अपॉन टू, तो पहले निकाल चुके हो। ऐसी मूर्खता मत कर देना सर, कैसी मूर्खता कि भैया एल की जगह एमवीआर लिख दिया तो एम से एम कैंसल सर, ईवीआर अपॉन टू हमने निकाल लिया। सही बात है, सही बात है, लेकिन अभी मैं बोर्स के पोस्टुलेट के बेसिस पर करवा रहा हूं, तो उसको ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे एम बराबर ई अपॉन टू एम इंटू एन एच अपॉन टू पाई। सो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट आ चुका है यहां पर, एन एच ई अपॉन टू टू द फोर पाई एम, ये है आपका मैग्नेटिक मोमेंट, एन एच ई अपॉन फोर पाई एम, ये आ चुका है। अब मैंने सवाल क्या पूछा था, देखो मैंने पूछा था मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट। सो बेटा मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाएगा किसके लिए, एन इक्वल्स टू 1 के लिए फर्स्ट ऑर्बिट में। तो लिख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो आप लिखिए बेटा एम बराबर एन एच ई अपॉन फोर पाई एम, एन तो 1 हो जाएगा, एच है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू है 3.14 इंटू स्मॉल एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 केजी। किसको याद नहीं था, किसको याद नहीं था ये वाली चीजें डेटा? अब आप बोर्ड के बच्चे नहीं हो, बोर्ड में तो दे देते हैं, लेकिन आपको बेटा खुद से याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा 9.27 इंटू 10 टू द पावर 24 था ना, माइनस 24 था ना, हाँ माइनस 24, 9.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34, सॉरी 24। इसकी यूनिट और बता दीजिए, एम्पियर मीटर स्क्वायर, याद है क्या? एम बराबर आई ए, एम बराबर आई ए, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट। ये जो वैल्यू है ना मिनिमम मैग्नेटिक मोमेंट, इसको एक नाम दिया गया है। यदि आपने एनसीईआरटी को पढ़ा है या पढ़ने की चेष्टा करेंगे तो उसके अंदर में एक नाम मिलेगा, बोर्स मैग्नेट्रॉन। बोर मैग्नेट्रॉन, ये वो वैल्यू है जो निकल के आती है। तो वन बोर मैग्नेट्रॉन कितने के बराबर आ गया? 9.27 इंटू 10 पावर माइनस 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यस और नो, समझ में आया है या नहीं आया है? बोर मैग्नेट्रॉन टॉन, मैग्नेट्रॉन कहते हैं कि मैग्नेट्रॉन कहते हैं? मैग्नेट्रॉन कहते हैं यार। चलो कोई बात नहीं, गलती तो होती है, इंसान ही है। बोर मैग्नेटॉन, वैसे भी केमिस्ट्री थोड़ी आती है हमें यार, हम तो फिजिक्स वाले हैं। हो सकता है स्पेलिंग में आर में नहीं हो या हो, कुछ भी हो, लेट इट बी। अब कुल मिला के कहानी ये है कि हम लोगों ने काफी हद तक टॉपिक्स को कवर कर लिया है। सो अभी हमारे पास में यदि आप देखोगे ध्यान से तो हमारे दो टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो आपका बच गया वो सर्कुलर सॉरी लूप को। अब देखो लूप वगैरह के कारण, मैग्नेटिक फील्ड सबके कारण लिख लिया हम लोगों ने। इतनी दिन से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख रहे थे, आज हम लोगों ने इवन दो इलेक्ट्रॉन के कारण भी उसके क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लिख लिया है। क्योंकि देखो न्यूक्लियस में जो चार्जेस होंगे वो तो रेस्ट पर होंगे, तो भैया जो चार्ज रेस्ट पर है तो उसके कारण कोई करंट प्रोड्यूस होगा नहीं, और कोई करंट प्रोड्यूस होगा नहीं तो वो तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण का कारण बनेगा नहीं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसके कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड बन सकता है, और क्या सवाल बना सकता है एग्जामिनर वो मैं आपको बताया हूं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट वही वाली कहानी है कि इसमें से जो सवाल बनने की उम्मीद है वो डायरेक्टली सवाल बनेंगे, और एक तो ये डायरेक्ट सवाल बन सकता है। ठीक है, एक काम करता है, थोड़ा सा दूर खड़ा रहना पड़ेगा मेरे को।
ये आ गए, ये वाले सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं, किसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या रिलेशन है, किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, मेरे से नहीं पूछने आएंगे पहले कि सर आपने ये बताया था कि नहीं बताया था। ये जायरोमैग्नेटिक रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन 8.8 × 10⁻10 कूलम पर केजी, यही सेम क्वेश्चन प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के लिए भी पूछा जा सकता है। देखो अभी आप पढ़ रहे हो, ताजा ताजा आपके दिमाग में तो बहुत आसान लगती है चीजें, लेकिन एक बार पुराना हो जाएगा तो यही चीजें डिफिकल्ट लग सकती हैं। यही क्वेश्चन को हार्ड कैटेगरी में डाला जाता है। क्यों? क्योंकि देखो जब ताजा पढ़ते हैं तब तो सब कुछ सिंपल लगता है, बात समझ में आ रही है, लेकिन जैसे जैसे पुराना होने लगता है वैसे वैसे चीजें कठिन होती हैं। जैसे पेड़ से ताजा ताजा लकड़ी काटोगे तो वो नरम होती है, लेकिन धीरे धीरे लकड़ी सूखती है और वो कड़क होने जाती है। ठीक है, ये क्या है? हाँ, तो ये एक सवाल बताया था मैंने, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो ये देखो, या तो ये रिलेशन भी है, फिर मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे रिलेशन भी मैंने आपको बता दिया कि भैया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कैसे रिलेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के मैंने बहुत सारे सवाल यहां पर बता दिए, जो पॉसिबल हैं वो मैंने करवा दिए और कुछ होमवर्क में दे दिए। जैसे यहाँ पे टाइम पीरियड का एक होमवर्क में दिया, फ्रीक्वेंसी का। अब टाइम पीरियड का निकाल दोगे तो फ्रीक्वेंसी का भी आराम से निकाल सकते हो, फिर ओमेगा का भी निकाल सकते हो। और ओमेगा तो बेटा वी और आर से रिलेटेड है, वी बराबर ओमेगा आर, तो वहां से भी आप कर सकते हो। करंट का भी मैंने शायद निकलवाया है, देखो वो रहा। तो वो सारी चीजें हैं और कुछ भी नहीं है। इसको एक बार करें, इसको जरूर एक बार क्रॉस चेक करने के लिए जरूर मैं बोलूंगा बेटा। और वो कौन सी चीज है कि मैंने ये जो वैल्यू लिखी थी ये वाली वैल्यू सही है क्या? ठीक है, बस इसको क्रॉस चेक कर लेना, बाकी कुछ भी परेशानी नहीं है, क्योंकि ये तो सही है, एंगस्ट्रॉम में है, लेकिन उसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा आपको। ये क्या है? ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो कहीं पर भी काम आ सकते हैं। ये क्या है? मैग्नेटिक, अच्छा यही हेडिंग के बहुत सारे पार्ट्स हैं। अगला ये सवाल क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का एक फॉर्मूला जो सवाल में करवा रहा था, उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे कैसे चीजें बनती है, क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2 आंसर क्यों नहीं लगाना था, कैसे आंसर का सिलेक्शन करते। तो आज हम लोगों ने ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखी कि आंसर्स का सिलेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। चलो ठीक है, फिर यहां पर हम लोगों ने ये चीजें सीखी हैं, क्या बोलते हैं, सॉलिड स्फीयर के कारण मैग्नेटिक मोमेंट, ये आपका कौन है, हॉलो स्फीयर के कारण क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 3, ये डिस्क के कारण क्यू ओमेगा आर स्क्वायर बाई 4, ये आपका जायरोमैग्नेटिक रेशियो जो Q/2m निकल के आया था, जिसको आपको याद रखना है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं बेटा जिनको हम लोगों को आज सीखना था और उन्हें हम लोग सीख के आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ में एक पॉइंट हमने सीखा कि ये जो सर्कुलर लूप है वो आपका एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेवियर करता है। अब कौन सा नॉर्थ पोल बनेगा, कौन सा साउथ पोल बनेगा, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, तो उसे हम लोग वहीं सीखेंगे। ठीक है, उसे हम लोग वहीं सीखेंगे, लेकिन जहां आएगा वहीं सीखेंगे, आज नहीं सीखेंगे। दूसरा इसका मैंने रिलेशन आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब देखो आगे चल के फिर हमें मैग्नेट जब पढ़नी होगी तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा, तो वो कैसे लिखना है। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पर हम लोगों ने आज के लेक्चर में सीखी है। तो यहां से हमारी हेडिंग चालू हुई थी और इसी को हम लोगों ने यहां पर कंप्लीटली कवर किया है। सो बस आज यहां पर रुक जाते हैं बेटा, बहुत हो गया आज का, है ना, लंबा खिंच गया लेक्चर थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा कष्ट आपको भी करना पड़ेगा, जितना जल्दी। अब देखो मैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर को हम लोग जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 हेडिंग बची हैं, एक तो वो टॉर्क वाला पूरा है, टॉर्क आ जाएगा, डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, बिल्कुल। अब इसके लिए एक काम मैं बोलूंगा, पहले से आपको सलाह देना चाहता हूं कि जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया था तो वर्क डन के फॉर्मूले आए थे, टॉर्क के फॉर्मूले आए थे, वो सारे फॉर्मूलेज को आप देख के आना एक बार, ताकि आपको आने वाला लेक्चर काफी आसान लगेगा। यदि नहीं देख के आए तो देखो यहां पे जाहिर सी बात है कि अगले लेक्चर में स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, क्योंकि हम एक अज्यूम करके चलेंगे कि आपको वो पॉइंट्स आते हैं। ठीक है, हालांकि पढ़ के रहेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा, पढ़ के नहीं रहोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। टॉपिक क्या पढ़ना है समझ में आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, तो उसको घुमाने में कितना वर्क डन होता है और इक्विलिब्रियम वगैरह, तो वो सब चीजें तो यहाँ पे मोस्टली नहीं पूछते, लेकिन फिर भी छोटे छोटे से पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। और टॉर्क उसमें जो आता है, टॉर्क वाला एक फंडा आता है, तो वो एक आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, सो लेक्चर, आने वाले लेक्चर से पहले आपको उन चीजों को पढ़ के रखना ही रखना है, अदरवाइज आपको बेटा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? श्योर हैं आप लोग? ओके, और उसके बाद एक और हेडिंग बचती है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जिसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। वो तो टॉर्क के बेसिस पर ही कॉन्सेप्ट चलता है,
और उसके साथ में उसका कन्वर्जन सीखेंगे। किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये सारी चीजें सीखेंगे। मतलब लगभग 2 लेक्चर का खेल और है। न्यूमेरिकल्स हम लोग साथ ही साथ में करते चल रहे हैं, क्योंकि ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो अपने आप में ही एक न्यूमेरिकल हैं जो सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इज इट क्लियर टू यू? श्योर हैं? ओके, सो बेटा आज के इस लेक्चर में यहीं पर हम लोग अपने लेक्चर की समाप्ति करते हैं। मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.